Hello students, you all are welcome on the official YouTube channel of Plutus Academy। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चाहे आपका सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है अगर थोड़ा सा आप इसको लॉजिकल तरीके से लेके चलें। तो स्टूडेंट शुरुआत करने जा रहे हैं हम इस टॉपिक की, आप लोग सब ध्यान से देखिएगा और हम बिल्कुल भी चीजों को रटेंगे नहीं, मैं आपको एकदम चीजों को कॉन्सेप्ट से समझाने वाला हूँ, रटेंगे नहीं बिल्कुल भी। जैसे मैथ्स पढ़ते हैं बिल्कुल आज वैसे ही हम इंग्लिश को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या? सबसे पहली बात तो भाई सब्जेक्ट वर्ब के बीच का एग्रीमेंट है ना। क्या एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में? अब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में दो एग्रीमेंट है स्टूडेंट्स। पहला एग्रीमेंट ये है भाई, सब्जेक्ट ने वर्ब ने कहा भाई सब्जेक्ट अगर तुम कहीं आओगे तो मैं भी जरूर आऊंगी। यानी अगर किसी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है तो वहां पे वर्ब जरूर होगी 100%, है ना। ऐसा जरूर होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं पे वर्ब हो तो वहां पे सब्जेक्ट भी जरूर होगा, लेकिन ये बात तय है कि अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब जरूर हो। तो पहला एग्रीमेंट तो हमारा ये हुआ। अब दूसरा एग्रीमेंट क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा एग्रीमेंट ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हमारी वर्ब भी एक वचन है। यानी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। ठीक है, अब देखिएगा जैसे भाई ही कम्स का मतलब है वह आता है। अब यहाँ पे ही हमारा क्या सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो हमने उसके साथ वर्ब भी कैसे ली है? सिंगुलर वर्ब ली है। अब दे हमारा यहाँ पे कैसे सब्जेक्ट है? प्लूरल, तो हमने वर्ब भी यहाँ पे कैसे ली है? प्लूरल वर्ब ली है, दे कम। समझ आए मेरी बात? अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होंगे जिनको ये मालूम नहीं होगा कि असल में सब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में क्लियर कर दूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। भाई देखो सब्जेक्ट ये जो है ना हमारा, ये दो टाइप का होता है। पहला होता है डूअर। डूअर से क्या मतलब है? देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने कहा आई एम टीचिंग। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में एक एक्शन हो रहा है टीचिंग यानी पढ़ाने का, करेक्ट। तो इस एक्शन का डूअर या करता कौन है? इस एक्शन का डूअर या करता है आई, राइट। तो ये जो आई है ये आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यानी अगर किसी सेंटेंस में एक्शन होगा तो जो उसका डूअर है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। अब दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है? अब मान लिया एक सेंटेंस ये है, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बताने के लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहली बात तो इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आई एम अ टीचर, यहाँ पे एम वर्ब जो एक स्टेटिव वर्ब है वो केवल सब्जेक्ट का स्टेट बता रही है कि सब्जेक्ट क्या है? एक टीचर है। यानी एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है। तो इस टाइप के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं होगा, बल्कि उसके बारे में हम बात करेंगे, वो एक विषय होगा। जैसे कि दे आर प्लेयर्स, तो यहाँ पे दे क्या है? एक सब्जेक्ट है और आर बता रही है कि दे क्या है? दे प्लेयर। यानी जब नॉन एक्शन सेंटेंस होगा तो वहां पे सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट वहां पे हमारा विषय होगा या फिर क्या होगा? केवल सब्जेक्ट होगा, यानी जिसके बारे में क्या होगी? केवल बातचीत। तो बच्चों सब्जेक्ट कितनी तरह के? दो तरह के। पहली अगर एक्शन होगा तो डूअर, और दूसरा अगर होगा तो नॉन एक्शन सेंटेंस है, कुछ बताया जा रहा है तो वहां पे सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बात हो रही है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया कि सब्जेक्ट क्या है। अब हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं। अगर आप ध्यान से देखें भाई तो ही हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। शी भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम भी हमारा कैसे सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन दे यानी वह, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। यू यानी तुम, ये भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। हालांकि यू जो है वो एक पर्सन के लिए भी हम यू का ही यूज करते हैं और एक से ज्यादा लोग के लिए भी, लेकिन फिर भी यू के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही यूज की जाती है। उसके बाद में वी यानी हम,
यानी एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। भाई सीधी सी बात है, अगर हम एक से ज्यादा लोगों की बात करेंगे तो वहां पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल ही होगा, और एक लोग की बात करेंगे या एक चीज की बात करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे राम एंड मोहन, मैं आपसे पूछना वो ये कैसा सब्जेक्ट है? तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, एक है राम और दूसरा है हमारा क्या, मोहन, यानी राम और मोहन। तो ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। अब मैं आप लोगों से यहाँ पे आप लोगों को एक एडिशनल बात बता देना चाह रहा हूँ कि भाई एक सब्जेक्ट होता है आई, है ना। अब आई के बारे में सब बच्चे जानते हैं कि आई जो है वो हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। हालांकि बात तो ये एक ही आदमी की करता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो वहां पे इसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है, लेकिन अगर हम बात करें पास्ट की तो आई के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है भाई, क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा आई गो होता है, ना कि आई गोज होता है। आपने आई के साथ पास्ट में आई वाज भी पढ़ा होगा, आई वाज गोइंग, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो आई के साथ पास्ट में कैसी वर्ब आई है? सिंगुलर वर्ब आई है, और आई के साथ प्रेजेंट में कैसी वर्ब आई है? प्लूरल वर्ब आई है। तो आई का फंडा याद रखेंगे, आई प्रेजेंट में जो है हमारा। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, अब इससे आगे देखते हैं भाई। अब देखो कुछ वर्ब हमारी सिंगुलर है और कुछ वर्ब हमारी प्लूरल है। इज सिंगुलर है और आर प्लूरल वर्ब है। ऐसे वाज सिंगुलर वर्ब है और वर प्लूरल। इसी तरह से है सिंगुलर वर्ब है और है हमारी प्लूरल। इसी तरह से कम्स और गोज हमारी सिंगुलर वर्ब है और कम और गो प्लूरल वर्ब है। अब यहाँ पे ये सारी बातें ज्यादातर बच्चों को बताएं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं भाई, मान लिया एक वर्ब है गो और एक वर्ब है गोस। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कंफ्यूजन रहता है भाई गो सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, एक आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगी और आप कभी नहीं भूलोगे। याद रखना, अगर आप किसी नाउन में एस लगाओगे तो वो बनेगा प्लूरल। यानी जैसे बॉय है भाई, अब बॉय में आपने क्या लगा दिया? एस। तो वर्ब में नाउन में एस लगाओगे तो वो बनेगा प्लूरल। और नाउन का उल्टा होगा बिल्कुल वर्ब के साथ में। अगर आप वर्ब के साथ में एस लगाओगे तो वो प्लूरल की जगह क्या बन जाएगी? सिंगुलर। तो आपको याद रखनी है, अगर भूल जाओ, है ना, नाउन का उल्टा होगा वर्ब के साथ। यानी अगर गो जो है वो ऑटोमेटिक हमारी प्लूरल वर्ब है, आप इसके साथ एस या एस लगाओगे तो ये बन जाएगी क्या? सिंगुलर। तो बच्चों सब लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अब सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे पहला सेंटेंस है, पहले क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नवीन इज ऑब्लिक आर कमिंग, नवीन आ रहा है। अब इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करें इज का कि आर का। अब उसके लिए देखो हमें क्या करना है ना। अब भाई सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है कि मैंने आपसे बताया। अब सब्जेक्ट कैसे पता लगेगा? देखो इज और आर क्या है? हमारी वर्ब है। और सब्जेक्ट क्या होगा? याद रखेंगे, वर्ब से पहले का पूरा पार्ट हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, है ना। और एक बात और याद रखेंगे इसके साथ साथ, सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, इनके अलावा कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। करेक्ट। अब यहाँ पे नवीन हमारा सब्जेक्ट है, मैंने आपसे बताया। अब नवीन आ रहा है, एक ही आदमी की बात हो रही है, एक आदमी, तो वर्ब हम क्या लेंगे? सिंगुलर केस। ठीक। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। नवीन एंड राजेश इज ऑब्लिक आर कमिंग। अब यहाँ पे इज और आर वर्ब है, मैंने आपसे अभी बताया। वर्ब से पहले का पूरा पार्ट हमेशा सब्जेक्ट होगा, तो नवीन एंड राजेश ये हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। और कितने लोगों की बात हो रही है? नवीन के साथ साथ भाई राजेश की भी बात हो रही है। यानी दो लोगों की बात हो रही है, एक है नवीन और एक है राजेश। तो दो लोग हैं, दो लोगों की बात हो रही है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया बहुवचन यानी प्लूरल। तो वर्ब हम ले लेंगे उसके साथ में आर। करेक्ट है सबको? तो ये देखो सबसे आसान वाला कॉन्सेप्ट हमने कर दिया। अब हम थोड़े से अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। अब जो कि पहला कॉन्सेप्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को वो पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो कॉन्सेप्ट 1। भाई देखो, अगर कहीं पे आपको दो नाउन मिल जाए,
जो कि किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए। देखो एंड से दो नाउन अगर आपको मिल जाए जुड़े हुए, और पहले वाले नाउन के पहले आपको ए मिल जाए, एन मिल जाए या दा मिल जाए। भाई ए एन का मतलब क्या होता है, एक, और या फिर उससे पहले मिल जाए कोई पजेसिव केस। बच्चों पजेसिव केस का मतलब है यानी पजेसिव एक्टिव, यानी पजेसिव यानी जो अधिकार बताए, जैसे कि माई, जैसे कि हिज, जैसे कि देयर। अभी अधिकार कैसे बताते हैं, देखो भाई, जैसे मैंने क्या लिखा, माई बुक, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, माई बुक। तो यहाँ पे जो माई वर्ड है ये बुक के ऊपर मेरा अधिकार बता रहा है कि नहीं, पोजीशन बता रहा है बुक के ऊपर, इसलिए कौन सा केस है, पजेसिव केस। यानी पहले वाले नाउन के पहले आपको पजेसिव केस मिल जाए, ए मिल जाए, एन मिल जाए, दा मिल जाए, है ना। और ऐसा ही बिल्कुल दूसरे नाउन के पहले हो पजेसिव केस, ए एन या दा मिल जाए, तो हमेशा याद रखना है दोनों नाउन के पहले, इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो, इसके पहले भी पहले वाले के दूसरे के, तो याद रखेंगे अगर इस केस में हमेशा वर्ब प्लूरल आएगी। अगर ये दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग आदमी हैं जिनके बारे में बात हो रही है, तो इस केस में वर्ब हमेशा हम प्लूरल यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं जो इसके एग्जांपल्स। अब पहला हमारा एग्जांपल है, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर इज ऑब्लिक अल्फा। अब फिर से भाई इज और ऑब्लिक दोनों में से एक वर्ब लगाएंगे हम दोनों में से। अभी हमारा वर्ब, अब सब्जेक्ट कौन सा है भाई, डायरेक्टर है कि प्रिंसिपल, नहीं, सब्जेक्ट वर्ब से पहले पूरा पार्ट स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है ना। अब हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट हैं भाई, एक तो सब्जेक्ट वन प्रिंसिपल और एक सब्जेक्ट टू क्या, डायरेक्टर। दोनों नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। और देखो प्रिंसिपल के पहले भी दा आया और डायरेक्टर के पहले भी दा आया, यानी सेंटेंस का मतलब है प्रिंसिपल और डायरेक्टर आ रहे हैं। अब भाई दोनों मैंने क्या बताया कि दोनों कैसे आदमी हैं, अलग अलग आदमी है। अगर इनके पहले क्या आया, दा आया हुआ है, प्रिंसिपल अलग है और डायरेक्टर अलग है। तो अगर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो इसलिए सब्जेक्ट, तो हमारी वर्ब भी स्टूडेंट्स कैसी होगी, प्लूरल। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है द पोएट एंड द फिलोसोफर हैज ऑब्लिक हैव कम, यानी कवि और दार्शनिक आ चुके हैं। अब पोएट हमारा सब्जेक्ट वन है, जो कि एक नाउन है, उसके बाद एंड है और उसके बाद सब्जेक्ट टू। अब देखो सब्जेक्ट वन के पहले भी दा आया भाई, और सब्जेक्ट टू के पहले भी दा आया। अब दोनों अलग अलग बिल्कुल हो सकते हैं भाई, दोनों के पहले दा आया, आर्टिकल आया, इसका मतलब पोएट अलग पर्सन है, डायरेक्टर अलग पर्सन है, तो इन दोनों के साथ में कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में दो लोगों की बात हो रही है, एक पोएट और एक फिलोसोफर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई है। ठीक है, सबको क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हमारा कॉन्सेप्ट टू बिल्कुल इसके जैसी है। देखो क्या कॉन्सेप्ट है भाई, अगर एक नाउन है आपके पास में, एक दूसरा नाउन है और दोनों किसी जुड़े हुए हैं एंड से, लेकिन इस बार केवल पॉजेसिव केस ए या एन या फिर द जो आर्टिकल्स हैं वो केवल पहले वाले नाउन के पहले हो और वो दूसरे वाले नाउन के पहले ना हो। तो इस केस में याद रखिएगा कि दोनों लोग अलग 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 नहीं होंगे, दोनों के दोनों अगर एक हो सकते हैं तो दोनों के दोनों एक ही पर्सन, ठीक है। और इस केस में वर्ब हमारी यूज होगी प्लूरल नहीं, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, है ना। इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं, कैसी वर्ब यूज होगी हमारी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही लोग हैं, क्योंकि पहले वाले नाउन के पहले पॉजेसिव केस नहीं आता है। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस है द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैज ऑब्लिक हैव कम। अब फिर से भाई वर्ब ये रही हमारी, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब से पहले का पूरा पार्ट सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले का पूरा पार्ट सब्जेक्ट। तो भाई ये एक नाउन है हमारा, या सब्जेक्ट कह लो या दूसरा एक नाउन। अब केवल इस नाउन के पहले दा आया, दूसरे नाउन के पहले दा नहीं। इसका मतलब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक ही लोग हैं। और क्या प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक लोग हो सकते हैं, भाई बिल्कुल हो सकते हैं। कोई भी प्रोड्यूसर मूवी का डायरेक्टर भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है ना। तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों यहाँ पे एक ही लोग हैं, तो इसलिए वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर। और सेंटेंस का मतलब है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आ चुका है, आ चुके हैं नहीं, आ चुका है, क्योंकि एक ही पर्सन की बात है।
तो इसलिए वर्ब हमारी सिंगुलर। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है द पोएट एंड फिलोसफर इज ऑब्लिक आर कमिंग, यानी पोएट और फिलोसफर आ रहा है। अब भाई पोएट हमारा एक नाउन है, फिलोसफर हमारा एक नाउन है। पोएट से पहले द आया लेकिन फिलोसफर से पहले द नहीं आया। इसका मतलब ये दोनों एक ही पर्सन है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो पर्सन पोएट है वही फिलोसफर हो सकता है। तो यानी कवि और दार्शनिक आ रहा है, आ रहे हैं नहीं, आ रहा है। तो इस केस में वर्ब हमारी कैसी यूज होगी भाई, सिंगुलर यूज। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं बच्चों। अगला सेंटेंस है द प्रिंसिपल एंड पियोन ऑफ द कॉलेज इज ऑब्लिक आर कमिंग, यानी प्रिंसिपल और जो पियोन है कॉलेज का वो आ रहा है। ठीक है भाई, अब देखिए वर्ब है हमारे यहाँ पे इज हो रहा है और सब्जेक्ट क्या है, फिर से वही क्वेश्चन। कुछ बच्चे सोचेंगे इसमें सब्जेक्ट कॉलेज है, इसमें पियोन है, इसमें प्रिंसिपल है। नहीं, एक बात याद रखनी है हमेशा, वर्ब से पहले का पूरा पार्ट हमेशा सब्जेक्ट होगा, चाहे वो कितना भी लेंथी हो। इस बारे में लेके कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आपको सब्जेक्ट के बारे में इतना पता होना चाहिए, वर्ब से पहले का पूरा पार्ट सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट क्या होगा, जो कि या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब भाई देखते हैं क्या है, प्रिंसिपल एंड पियोन ऑफ द कॉलेज। अब भाई प्रिंसिपल जो कि नाउन है, पियोन भी नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हैं। अब प्रिंसिपल के पहले दा आया, पियोन के पहले दा नहीं आया। और समझने वाली बात यह है कि क्या प्रिंसिपल और पियून एक ही आदमी हो सकते हैं भाई, जो कि आर्टिकल तो एक ही नाउन के पहले। भाई देखो, क्या मैंने आपसे बताया था, अगर इस ये केस हो तो हमें केवल ये देखना है क्या दोनों सब्जेक्ट एक हो सकते हैं या फिर नहीं। भाई एक ही पर्सन कॉलेज का प्रिंसिपल या फिर पियून नहीं हो सकता, ये दोनों हमेशा अलग अलग लोग होंगे। इसीलिए यहाँ पे इन दोनों को हम चाहे आर्टिकल लगाएं या फिर ना लगाएं, दोनों अलग लोग होंगे। हम दो लोग की बात करें, प्रिंसिपल की अलग और पियोन की अलग। तो इस केस में वर्ब हमेशा हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है, प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, अदर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, अंकल My uncle and aunt was oblique were having food, यानी मेरे अंकल और जो मेरी आंट है वो खाना खा रहे हैं। करेक्ट। अब भाई यहाँ पे वर्ब हमारी was over। अब ये अंकल एक नाउन है और आंट भी एक नाउन है। अब हम क्या काम करें, अब लेकिन पजेसिव केस तो केवल अंकल से पहले यूज हुआ है, आंट से पहले कोई पजेसिव केस यूज नहीं हुआ। तो इसका मतलब तो अंकल और आंट भी एक ही आदमी होना चाहिए। लेकिन क्या मुझे बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेल और फीमेल एक ही पर्सन हो जाए? भाई कोई मूवी तो चल नहीं रही है ना। तो अंकल और आंट एक आदमी हो ही नहीं सकते, है ना। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग लोग हैं। तो मेरे अंकल और आंट आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं, आ रहे हैं, यानी अंकल अलग लोग हैं और आंट अलग। तो इसलिए इस केस में वर्ब आएगी हमारी बात, क्योंकि हम दो लोगों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी तरह का बिल्कुल सेंटेंस है, माय फादर एंड मदर इज ऑब्लिक आर गोइंग। अब भाई देखो, फादर से पहले माई आया, मदर से पहले माई नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फादर और मदर एक ही वर्ड हो जाए, क्योंकि दोनों का जेंडर अलग अलग है। मदर फादर और जो मदर है वो कभी भी एक नहीं हो सकता। तो इसलिए इस केस में हमारी वर्ब आएगी आर, क्योंकि दो लोग। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, माई अंकल एंड गार्जियन हैज ऑब्लिक हैव टू, यानी मेरे अंकल और जो गार्जियन है वो जा चुके हैं। देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा, समझो बात। भाई मेरे अंकल और गार्जियन जा चुके हैं। अब अंकल से पहले माई आया, गार्जियन से पहले माई नहीं आया। इसका मतलब क्या अंकल और गार्जियन एक ही पर्सन है? क्या हो सकते हैं? भाई गार्जियन का मतलब होता है संरक्षक। और किसी स्टूडेंट का, किसी चाइल्ड का अगर वो स्कूल में पढ़ता है तो गार्जियन कोई भी हो सकता है। वो मदर भी हो सकती है, वो फादर भी हो सकते हैं, वो ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, वो अंकल भी हो सकती है, वो आंट भी हो सकती है। तो इस बच्चे का गार्जियन कौन है? उसके अंकल। तो उसके अंकल गार्जियन है, तो दोनों एक ही लोग की है। तो बच्चों देखना है आपको, क्या दोनों लोग हो सकते हैं या फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो अंकल और गार्जियन एक ही है, तो इस केस में वर्ब कैसी आ जाएगी हमारी हैज। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, बहुत ज्यादा पूछा गया एग्जाम में। ए ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट इज ऑब्लिक न्यू, यानी एक काली और एक सफेद बिल्ली मिमिया है। भाई यही है न्यू का मीनिंग, मिमिया नहीं होता है, यानी एक काली और एक सफेद बिल्ली। अब इज और आर हमारी क्या है, वर्ब है। इससे पहले का पूरा पार्ट हमारा सब्जेक्ट। अब कैट हमारी देखिए, कैट तो हमारी एक ही लिखी, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल कितने यूज हुए हैं, दो। एक काली बिल्ली है और दूसरी सफेद बिल्ली। यानी सेंटेंस का मीनिंग है कि एक काली और एक सफेद बिल्ली मिल आई। यानी भाई दो कैट्स हैं, तो यहाँ पे वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब, सॉरी सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब, क्योंकि दो बिल्लियां हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो सकता है सर जब दो कैट्स है तो यहाँ पे कैट का यूज क्यों होगा। भाई देखो, जब यहाँ पे ए आया है तो ए के बाद जो लिखा हुआ नाउन हमेशा इंग्लिश में याद रखिएगा सिंगुलर ही होगा। जब भी पूरी ग्रामर में ए आ जाए या एन आ जाए या वन आ जाए तो याद रखिएगा, चाहे सेंटेंस का मीनिंग कुछ भी हो लेकिन नाउन उसके बाद आपको सिंगुलर ही लिखना है। ठीक, तो यानी एक काली और एक दो बिल्ली। चलिए अगला सेंटेंस, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट इज ऑब्लिकार, यानी एक काली और सफेद बिल्ली मिल आई। अब यहाँ पे इजोर आर वर्ब है और कैट हमारा सब्जेक्ट है। और कितनी कैट है भाई इस बार, ध्यान से देखो भाई, एक ही कैट है, एक ही कैट है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट यूज हुआ है एडजेक्टिव के रूप में। भाई एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। अब यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट किसकी क्वालिटी बता रहा है, कैट की। यानी यही कैट ब्लैक है और यही कैट हमारी व्हाइट है, यानी एक काली और एक सफेद बिल्ली है। तो सेंटेंस का मतलब है कि बिल्ली एक है, वही काली वही सफेद, इसलिए यहाँ पे बात कर रही है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, चर्चिल वाज अ ग्रेट पोएट एंड अ पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, यानी चर्चिल एक महान कवि और एक महान राजनीतिज्ञ था अपने समय। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो भाई, वर्ब हमारी यहाँ पे वाज है। चर्चिल एक सब्जेक्ट है हमारा जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको दिख रहा होगा, एक ही पर्सन की बात। और इससे अगले वाला पार्ट हमारा क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कह लो या फिर से कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। अब भाई बात हम एक ही पर्सन की कर रहे हैं कि नहीं, एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। तो अब यही पर्सन पोएट है और यही पर्सन हमारे पॉलिटिशियन। ठीक, तो एक ही पर्सन पोएट है, एक ही पॉलिटिशियन है, तो बात एक पर्सन की हो रही है, तो आर्टिकल का यूज केवल एक बार या दो बार है। भाई आप ही बताओ, जो पार्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भी तो हो सकता है कि नहीं भाई। जो चीज सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यानी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें ऑब्जेक्ट भी अपना कैसा रखना है, सिंगुलर ही रखना है। ठीक, तो यहाँ पे ए, इस ए को हमें हटाना, तो सेंटेंस हमारा हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इससे अगले बार। अब हम देखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है भाई, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा कहता है, यदि हम दो, इफ टू और मोर देन टू एडजेक्टिव्स और नाउन्स टॉक्स अबाउट अ सिंगुलर पर्सन थिंग और आइडिया, वर्ब विल बी सिंगुलर। यानी कहीं पे दो एडजेक्टिव्स आ जाएं या नाउन आ जाए, दो या फिर दो से ज्यादा नाउन आ जाए या एडजेक्टिव, लेकिन वो बात करे एक ही पर्सन की, थिंग की या फिर आइडिया की, तो उस केस में वर्ब हमारी कैसी होगी भाई, सिंगुलर। क्या बताया बच्चों मैंने आपसे, अगर दो या दो से ज्यादा नाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, लेकिन वो बात करे एक ही आइडिया की, एक ही पर्सन की और एक थिंग की, तो इस केस में वर्ब हमारी रहेगी सिंगुलर। चलो देखते हैं एग्जांपल। जैसे पहला सेंटेंस है, हिज फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड वाज ऑब्लिक वर्ब, यानी उसका दोस्त दार्शनिक और गाइड भागा। अब फिर से वही बात, भाई ये वर्ब है और वर्ब से पहले का पूरा पार्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब देखो भाई, हिज जो पॉजेसिव केस है, अब यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, तीन सब्जेक्ट है। अब मैंने कहा था सब्जेक्ट कौन है, या तो नाउन है या प्रोनाउन है ना, या तो नाउन सब्जेक्ट है या प्रोनाउन।
ये हिज तो एक एडजेक्टिव है, ये क्यों सब्जेक्ट नहीं है? वो इसीलिए क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। तो जो नाउन है वही सब्जेक्ट है, जैसे कि फ्रेंड, फ्रेंड सब्जेक्ट 1 है, फिलोसोफर हमारा सब्जेक्ट 2 है, और गाइड हमारा सब्जेक्ट 3 है। लेकिन समझने की बात ये है कि पॉजेसिव केस का यूज तो खाली सब्जेक्ट 1 के पहले हुआ है, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 के पहले नहीं हुआ। इसका मतलब जो फिलोसोफर है वही फ्रेंड है, और जो गाइड है वो भी कौन है? फ्रेंड है। यानी यही आदमी फिलोसोफर है और यही आदमी गाइड है, और यही। तो हम यूज किया हमने नाउन एक से ज्यादा, 3 का, लेकिन बात कर रहे हैं एक ही पर्सन की, तो इसलिए वर्ब कैसी है भाई हमारी वर्ब हो जाएगी। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो सेंटेंस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों का सब्जेक्ट सेम है ना, बस कॉन्सेप्ट को समझना। पहला सेंटेंस है ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेड और बटर मेरा ब्रेकफास्ट है। अब भाई इज और आर एक वर्ब है, अब दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, एक तो ब्रेड और दूसरा है बटर, दोनों एंड से जुड़े। भाई अब ब्रेड और बटर, अब यहाँ पे वर्ब इज लगाए या आर लगाए, लेकिन समझने वाली बात यह है कि खाली सब्जेक्ट को देख के डिसाइड नहीं करना। इस टाइप के सेंटेंस में आपको सेंटेंस को पूरा पढ़ना। भाई ब्रेड और बटर मेरा ब्रेकफास्ट है, यानी ब्रेड और बटर दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वो बात किसकी कर रहे हैं? बात वो एक ही आइडिया या कॉन्सेप्ट की कर रहे हैं, और वो चीज है क्या? ब्रेकफास्ट। यानी ब्रेड पे बटर लगा के क्या बना दिया गया है? ब्रेकफास्ट। यानी दो चीजें हैं लेकिन बात एक कॉन्सेप्ट की हो रही है, तो वर्ब इस केस में है हमारी सिंगुलर जो कि इज। चलिए देखते हैं अगले सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्रेड एंड बटर इज ऑब्लिक आर नॉट अवेलेबल एट द शॉप, यानी ब्रेड और बटर शॉप पे अवेलेबल नहीं। भाई इज और आर हमारी क्या है? वर्ब है। उससे पहले लिखा हुआ है क्या हमारा? ब्रेड एंड बटर, जो कि एक सब्जेक्ट है। लेकिन फिर से मैंने आपसे क्या कहा कि खाली ब्रेड और बटर देख के डिसाइड नहीं करना, हमें देखना है पूरा का पूरा सब्जेक्ट, क्योंकि पूरा सेंटेंस पढ़ के उसकी सेंस समझना है। सेंटेंस लिखा है कि ब्रेड और बटर अवेलेबल नहीं है शॉप पर, यानी शॉप पर ना तो ब्रेड ही अवेलेबल है भाई, और ना ही बटर ही है। यानी ये दोनों जो नाउन है इस बार इस सेंटेंस में, इन दोनों की अलग अलग बात हुई है, ऊपर की तरह से एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात होता है। यानी शॉप पे ना तो ब्रेड है और ना ही बटर है, तो दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, ब्रेड एंड बटर, तो इसलिए इस केस में वर्ब हमारी क्या आएगी? आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोर कुछ अच्छे लेवल का सेंटेंस देखते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है स्लो एंड स्टीडी विन या विंस द रेस। भाई ऑब्लिक का मतलब ये है या तो आपको विन लगाना है या आपको विंस लगाना है, ठीक है, इसलिए मैंने आपके सहूलियत के लिए इसको ऐसे रखा है ताकि आप इसको समझ सकें। अब भाई सेंटेंस है स्लो एंड स्टीडी रेस को जीतना। अब भाई स्लो एंड स्टीडी दो अलग अलग चीजें हैं। स्लो माने धीरे चलना, और स्टीडी यानी कि रिलेंटलेस चलना, यानी लगातार चलना, है ना। यानी अब देखो कछुआ जो था स्लो था, लेकिन स्टीडी रहा, लगातार चलता रहा, तो वो रेस को जीत गया, है ना। अब स्लो एंड स्टीडी यहाँ पे दो अलग अलग चीजें, लेकिन ये बात किसकी कर रहे हैं? ये बात एक ही आइडिया की कर रहे हैं, तो इसलिए इस केस में वर्ब हमारी कैसी रहेगी? सिंगुलर, जो कि क्या होगी? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारे पास में द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज ऑब्लिगार एज इंटरेस्टिंग, यानी सम एंड सब्सटेंस इस पोएम का कैसा है? इंटरेस्टिंग। अब इज और आर हमारी वर्ब है, अब सब्जेक्ट है सम एंड सब्सटेंस इस पोएम का इंटरेस्टिंग। अब कुछ बच्चे जिन्हें नहीं पता सम एंड सब्सटेंस का मीनिंग, वो उठा के सीधे लगाएंगे आर और वही सेंटेंस करेंगे। भाई देखो सम एंड सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सम एंड सब्सटेंस का मीनिंग होता है समरी। समरी मतलब सारांश, जिसको हम पढ़ते थे 10th में, 11th में, 12th में। यानी पोएम का सब्सटेंस समरी जो है वो क्या है? इंटरेस्टिंग। अब सम एंड सब्सटेंस जो अलग अलग वर्ड है, लेकिन ये बात एक ही थिंग के बारे में कर रहे हैं, इसलिए वो आ जाएगी हमारी सिंगुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। The rise and fall of tide is oblique due to lunar influence, यानी टाइड यानी ज्वार भाटा। अब ज्वार का ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना वो होता है लूनर इन्फ्लुएंस की वजह से। लूनर इन्फ्लुएंस, लूनर यानी चंद्रमा का, और इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव। यानी
ज्वार का ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना वो चंद्रमा के प्रभाव की वजह से होता है। अब देखिए राइज एंड फॉल दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बात एक ही कॉन्सेप्ट या एक ही सब्जेक्ट के बारे में हो रही है, जो कि है टाइम। तो इसलिए बच्चों इस केस में वर्ब भी हमारी कैसी आ जाएगी, सबको समझ आया? बहुत ही आसान था, इतना तक मैंने पढ़ाया। और आपको पेपर में ये 2 से 4 मार्क्स का पक्का मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कोई सा भी एग्जाम में, पेपर बन ही नहीं सकता इसके। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। भाई अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। आप देखो कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग जानते होंगे भाई अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अब हमारा अनकाउंटेबल नाउन कैसा नाउन है, ऐसा नाउन जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, काउंटेबल अनकाउंटेबल, यानी जिस नाउन को हम काउंट ही नहीं कर सकते अनकाउंटेबल है। जैसे कि भाई राइस, अब बताओ राइस को गिन सकते, क्या करोगे, मैंने 10,000 चावल खाया या 1 कटोरी चावल खाया, क्या करोगे, 1 कटोरी हो गया। तो यानी कि राइस हमारा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। ठीक है, हमारे पास में और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जैसे कि वाटर, वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है ना, काउंट ही नहीं कर सकते। या फिर मिल्क हमारा कैसा नाउन है भाई, अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिनको नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल। इसकी एक पहचान हो रही है, अगर किसी नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते तो वो अनकाउंटेबल। अब देखो रूल ये है भाई, अगर 2 अनकाउंटेबल नाउन, देखो इस बार नाउन नहीं है खाली अनकाउंटेबल, ध्यान से देख लेना कभी गड़बड़ हो जाए। अगर 2 अनकाउंटेबल नाउन बच्चों एंड से जुड़े होंगे तो याद रखेंगे वर्ब हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। कौन से नाउन, अगर 2 अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ेंगे तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। ठीक है, देखो जरा एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, पहला अपना एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस है गोल्ड एंड सिल्वर इज ऑब्लिक आर 2 प्रेशियस मेटल्स, यानी गोल्ड और सिल्वर 2 प्रेशियस धातुएं हैं। ठीक है, अब देखो भाई ये इज और आर वर्ब है, मैंने फिर से आपको क्या बताया, वर्ब से पहले का पूरा पार्ट हमारा सब्जेक्ट। अब 2 सब्जेक्ट है हमारे पास में, एक तो गोल्ड जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है और दूसरा सिल्वर जो कि अनकाउंटेबल नाउन। तो हमारे सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 2, जो कि अनकाउंटेबल है और एंड से जुड़े हुए हैं। और यहाँ खुद ही बता रहा कितने मेटल है भाई, 2, यानी हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ बच्चों, प्लूरल। तो हम लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। चलो दूसरे को देखने से पहले हम तीसरे को देखते हैं, पहले फिर दूसरे को देखते हैं, थोड़ा टफ है। सेंटेंस है टाइम एंड टाइड वेट या फिर वेट्स फॉर नोबडी, यानी समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं। अब ये वर्ब है भाई, टाइम भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है ना। अब आप कहोगे सर टाइम को तो गिन सकते हैं, भाई गिन सकते हैं, तो 24 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, 24 से ज्यादा घंटे क्यों नहीं हो सकता, या टाइम को गिन सकते हैं, है ना। तो अनकाउंटेबल, याद रखना जिस चीज के लिए भी तुमने यूनिट यूज कर दी ना, यूनिट जैसे टाइम की यूनिट है, मिनट है, सेकंड है ना, तो नाउन हमेशा अनकाउंटेबल। अब टाइड क्या है हमारा, टाइड भी अनकाउंटेबल एक टॉपिक का नाम है। अब समय और ज्वार बाटा किसी का इंतजार नहीं करते, 2 अनकाउंटेबल नाउन से जुड़े हैं तो वर्ब हमारी प्लूरल, तो क्या लिखेंगे भाई, पेज। ऐसे ही हमारा ये वाला थोड़ा सा सेंटेंस है, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, पेशेंस एंड परसिवियरेंस इज ऑब्लिक आर की टू सक्सेस, यानी धैर्य और सतत चलना सफलता की है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये, पेशेंस भी अनकाउंटेबल नाउन है और परसिवियरेंस मतलब यानी चलते रहना, कंटिन्यूटी के साथ में किसी चीज को कंटिन्यू करना, चाहे कितनी भी ऑब्स्टेकल हो, कितना भी बाधा हो, उसी को बोलते हैं परसिवियरेंस, या चीजों को परसिवियर करना। अब ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, 2 अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े तो हमारी वर्ब कैसी आएगी भाई, तो हम यहाँ पे बेटा किसका यूज करेंगे, आर, जो कि एकदम का। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 से भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं अभी लिख रहा हूँ, पेपर में आएगा जरूर इससे क्वेश्चन, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। कुछ टॉपिक ऐसे हैं वो श्योर शॉर्ट हैं, उनसे क्वेश्चन पेपर में आएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि यही वर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा, लेकिन ये कह सकता हूँ इससे क्वेश्चन है, कोई सा भी एग्जाम हो एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट 1 लिखा हुआ है यहाँ, ठीक, ये लिखा हुआ सब्जेक्ट 2,
और इन दोनों के बीच में लिखे हैं बहुत सारे वर्ड। याद रखना है, अगर ये दो सब्जेक्ट कहीं पे लिखे हुए और इनके बीच में इन ये जो मैंने वर्ड लिखे इनमें से कोई सा भी एक वर्ड आ जाए, तो एक चीज याद रखनी है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग हमेशा। चलो पहले वो शब्दों का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। भाई एक वर्ड है एज वेल एज, एक वर्ड है विद, एक है अलोंग विद, एक है टुगेदर विद, एक है इन एडिशन, एक है अकम्पनीड बाय। तो याद रखेंगे इन छह के छह शब्दों का मीनिंग है क्या? साथ साथ, यानी कि विद। और यही से आता है क्वेश्चन, साथ साथ, as well as with, along with, together with, in addition to, accompanied by। अगर याद ना हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप 2-3 बार इन्हें पढ़ोगे जोर से तो आपके माइंड में सेट हो जाए, है ना। कहीं पे लाइक आ जाए, लाइक मतलब किसी के जैसा, अनलाइक जो किसी के जैसा नहीं है, इसका उल्टा। एंड नोट, ये एंड नहीं है भाई, ये एंड नोट है। एंड नोट मतलब और नहीं, बट यानी लेकिन। बिसाइड्स यानी के अतिरिक्त, एस्केप यानी के अलावा, रेदर देन बजाय, या फिर नो लेस देन। इसमें एक चीज और जोड़ दो, एक चीज इसमें आ जाएगी क्या? प्रेपोजिशन। ठीक है ना। यानी अगर दो सब्जेक्ट कहीं पे हो और उनके बीच में इनमें से कोई सा वर्ड आ जाए या प्रेपोजिशन आ जाए, तो हमेशा सबको एक बात याद रखनी है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी भाई? सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगी। इस बात को रट लेना है। दो सब्जेक्ट के बीच में अगर प्रेपोजिशन आ गई या इनमें से कोई सा भी वर्ड आ गया, तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी? सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। हमेशा याद रखेंगे इस बात। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखो ध्यान से। पहला सर एग्जांपल देखो, आपके माइंड में चल जाएगा। सेंटेंस लिखा है, सोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज ऑफ द कार कमिंग। यानी सोहन और साथ ही उसके दोस्त आ रहे हैं। अब भाई इस और आर हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले पूरा पार्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वन हमारा सोहन है क्योंकि नाउन, सब्जेक्ट टू हमारा फ्रेंड्स है जो कि एक नाउन है, और दोनों किससे जुड़े हैं? एज वेल एज से जुड़े हैं। आया कि नहीं इन सभी में से? और एज वेल एज का मीनिंग क्या है? साथ साथ। यानी सोहन और साथ ही उसके दोस्त आ रहे हैं, है ना। कौन आ रहा है? सोहन आ रहा है कि उसके दोस्त? भाई आ तो सोहन ही रहा है, बात तो हमेशा पहले वाले की होती है कि नहीं। सोहन के साथ उसके दोस्त आ रहे हैं, बात हम सोहन की कर रहे हैं, उसके दोस्त की तो बात नहीं है, साथ करी दी है ना। यानी सोहन और उसके दोस्त। लेकिन हम चलेंगे एकदम तरीके से। अब सब्जेक्ट वन ये है, सब्जेक्ट टू ये है, बीच में क्या है? सब मैंने क्या बताया था किसके अकॉर्डिंग? वो जो सब्जेक्ट वन, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सोहन के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो हम क्या लिखेंगे भाई? इतनी सी बात है। चलो आगे देखो क्या लिखा है। द मेजर along with two soldiers was oblique were awarded। यानी मेजर along with यानी साथ ही दो सिपाहियों के अवॉर्डेड किया गया, पुरस्कृत किया गया। यानी मेजर को उसके दो सिपाहियों के साथ में अवॉर्डेड किया गया। अब भाई वाज और वर हमारी वर्ब है, सिंपल सी बात है, वर्ब से पहले पूरा पार्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है भाई? सब्जेक्ट हो सकता है नाउन या फिर प्रोनाउन, इनके अलावा कुछ भी। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये नाउन और प्रोनाउन क्यों सब्जेक्ट है, और कोई क्यों नहीं हो सकता? एकदम सही बात है। चलो बता दूं आप लोगों को। याद रखेंगे, अगर पूरी ग्रामर में हम केवल सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का ही बना सकते हैं, किसी और का नहीं। भाई वर्ब का भी बना सकते हैं, लेकिन वर्ब भी तो नाउन को ही फॉलो करती है, सब्जेक्ट को। अगर ये सिंगुलर प्लूरल होते हैं तभी तो इन्हें वर्ब फॉलो करती है। यानी ग्रामर में केवल नाउन या प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, इसीलिए ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, कोई और नहीं। ठीक। अभी सब्जेक्ट मेजर वन, अब अलोंग विद से पहले क्या आ गया? मेजर, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके बाद आया सोल्जर्स जो कि प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन अलोंग विद के पहले मेजर आया जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब आ जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। माय फादर अनलाइक माय अंकल इज ऑब्लिक आर वेरी स्ट्रिक्ट। भाई मेरे पिता मेरे अंकल की तरह से नहीं है, बल्कि वो क्या है? स्ट्रिक्ट है। देखो मीनिंग समझो इसका क्या है,
यानी मेरे पिता मेरे अंकल की तरह से नहीं है, स्ट्रिक्ट है। अनलाइक का मतलब क्या होता है, किसी की तरह ना। यानी बात किसकी हो रही है, ध्यान से आप खुद ही सोचो। भाई स्ट्रिक्ट कौन है, अंकल नहीं है, कौन है, फादर। यानी सीधी सी बात है, जब बात फादर के बारे में हो रही है तो यही सब्जेक्ट है और वर्ब भी इनके अनुसार है। और देखो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी देख लो, चाहे ये सब्जेक्ट वन, ये सब्जेक्ट टू, बीच में आया अनलाइक, अनलाइक से पहले वाला सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस, प्लेयर्स एंड नॉट देयर कोच इज ऑब्लिक आर रिस्पांसिबल। यानी खिलाड़ी ना कि उनका कोच जो है क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब भाई इज और आर हमारी वर्ब है और वर्ब से पहले ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक, अब प्लेयर सब्जेक्ट वन है, देयर कोच सब्जेक्ट टू है। अब कोच भी सिंगुलर है, प्लेयर्स प्लूरल है। अब किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएं, लेकिन सेंटेंस का क्या मीनिंग है, लेन मीनिंग है प्लेयर्स, प्लेयर्स ना कि उनका कोच जो है वो रिस्पॉन्सिबल। यानी कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, कोच नहीं, प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई वर्ब हमारी कैसी आ जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी, जो कि हमारी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतने कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होगी, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे। अब 5 नंबर जो कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर है, चाहे कुछ भी हो। बस आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें एक चीज याद रखनी है, इसमें एक तो पुराने वाला कॉन्सेप्ट याद आएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट बताया मैंने, फिर से लिख रहा हूँ ताकि आपके माइंड में छप जाए। क्या, अगर दो सब्जेक्ट किससे जुड़ेंगे, प्रेपोजिशन से जुड़ेंगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगी। बस याद रखना, ग्रामर में पूरे दो सब्जेक्ट से अगर प्रेपोजिशन से जुड़े तो प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट ही इफेक्टिव सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना। चलो देखते हैं जरा पहला सेंटेंस क्या है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज ऑब्लिक आर गुड। यानी एप्पल्स की क्वालिटी अच्छी है। अब कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, जैसे उन्हें इजी आर लगाने के लिए कहेंगे, वो देखेंगे भाई ये राइज हो रहा है और इसके पहले तो लिखा हुआ है क्या, एप्पल्स है। अब एप्पल्स तो है हमारा प्लूरल, तो एप्पल्स देखते हुए क्या लगा देंगे, आर, बस हो गया काम गड़बड़। आर लिखते ही काम गड़बड़ है ना। तो आर बिल्कुल ही सरासर गलत है भाई, इस पे तुम्हें एक नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारे जो नंबर है वो भी 0.25 है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट को समझो, रूल को रखने के अलावा। अब देखो कॉन्सेप्ट वाइज देख लो जरा, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमेशा एक बात याद रखनी है, वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। कभी भी वर्ब वर्ब के पास में लिखे हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगानी है। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं, वो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, सेंटेंस को समझना है, देखना है मेन सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट है भाई, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना। क्या किसी के भी अकॉर्डिंग वर्ब लगा दोगे क्या, नहीं ना। तो चलो देखते हैं कैसे आएगी वर्ब। अब सेंटेंस का मतलब है द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज ऑब्लिक आर गुड। यानी एप्पल्स की क्वालिटी अच्छी है। अब भाई एप्पल अच्छे हैं कि क्वालिटी अच्छी है, देखो फिर से मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एप्पल्स की क्वालिटी अच्छी है। अब बताओ एप्पल्स अच्छे हैं कि क्वालिटी अच्छी है, भाई क्वालिटी अच्छी है। यानी मेन सब्जेक्ट हमारा क्वालिटी हुआ कि नहीं हुआ, और जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक, तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओ। तो नहीं समझ में आ रहा तो वैसे समझो, देखो भाई एप्पल्स हमारा सब्जेक्ट टू है जो कि एक प्लूरल नाउन है, क्वालिटी हमारा सब्जेक्ट वन है जो कि सिंगुलर नाउन है, और दोनों जुड़े किससे हैं, प्रेपोजिशन से। अब मैंने क्या कहा था, प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट इफेक्टिव सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी कि नहीं आएगी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, एकदम करेक्ट, आपके नंबर। चलो अगला देखते हैं सेंटेंस, थोड़ा सा टफ हो गया सेंटेंस। सेंटेंस है the knowledge of at least two subjects is required to pass the exam। यानी दो विषयों की ज्ञान की आवश्यकता है पास होने के लिए। अब देखो
बच्चे क्या करेंगे, ये रहा यहाँ पे सब्जेक्ट भाई, ये तो है प्लूरल, बस ये आर लगा करते ही काम खत्म, सेंटेंस हमारा गलत है। लेकिन ऐसा नहीं करना। क्या कह रहा है, दो विषयों के ज्ञान की आवश्यकता है पास होने की। दो विषय की जरूरत नहीं है, विषय से कुछ नहीं होने वाला, ये कितने भी सब्जेक्ट ले लो, होगा ज्ञान से, है ना, ज्ञान से ही पास होगा। तो मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, नॉलेज। और नॉलेज आप जानते हो अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी भाई, सिंगुलर। यहाँ पे आ जाएगा हमारा इज। चलो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी तरफ, ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि हमारा नाउन। नॉलेज हमारा सब्जेक्ट 1 है जो कि एक नाउन, और इनके बीच में आई प्रेपोजिशन। अब मैंने क्या बताया, प्रेपोजिशन से पहले वाले नाउन हमारा इफेक्टिव सब्जेक्ट जो कि अनकाउंटेबल है, तो वो भी हमारी कैसी आ गई, इज। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं, बस ये दो एग्जांपल देखते हैं। The newer type of washing machines wash या washes clothes faster। यानी नई प्रकार की जो वॉशिंग मशीनें हैं वो कपड़ों को तेज धोती हैं, अधिक तेज धोती है, ये मतलब है वाक्य। अब ये हमारी वर्ब, और वर्ब से पहले पूरा सब्जेक्ट। अब बच्चों मैंने क्या बताया, मशीन्स प्लूरल है, इसे देख के वर्ब मत लगा देना वॉश, ऐसा नहीं है ना भाई। अब देखो मेन सब्जेक्ट क्या है भाई, मशीन्स तो हमारा सब्जेक्ट 2 ऑफ प्रेपोजिशन, और टाइप हमारा सब्जेक्ट 1। मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट क्या होगा, जो कि या तो नाउन या प्रोनाउन। अब न्यूअर हमारा क्या है, एडजेक्टिव, है ना, और टाइप हमारा क्या है, नाउन। अब देखो तुम्हारे मन में कंफ्यूजन हो ना, तो टाइप का टाइप्स बना के देखो भाई, टाइप का टाइप्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटे, नाउन। समझ आई मेरी बात, प्लूरल नाउन का ही बना सकते हो। बताओ, गुड एक एडजेक्टिव है, अच्छा क्या गुड का प्लूरल बना लोगे, जब आप गुड का प्लूरल बना नहीं सकते तो सब्जेक्ट कैसे हो गया, है कि नहीं। देखो, the newer type of washing machines wash clothes fast। नई प्रकार की वॉशिंग मशीनें कपड़े अधिक तेज धोती है। तो टाइप हमारा यहाँ पे क्या है, मेन सब्जेक्ट है बेटे, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी हमारी क्या, सिंगुलर वॉशिंग्स। और वैसे भी समझो, ये दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 बीच में प्रेपोजिशन, तो इसके अकॉर्डिंग। लास्ट सेंटेंस है, द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू राइट्स